मदिहा प्रोफेसर जुनैद के केबिन के बाहर खड़ी थी, पर उसे अंदर जाने में बहुत घबराहट हो रही थी। करीब 15-20 मिनट तक हिम्मत बटोरने के बाद वो दरवाजा खटखटाती है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। 2-3 बार और दरवाजा खटखटाने पर भी जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो हल्का सा दरवाजे को धक्का देती है और हल्के से धक्के के साथ ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर वो कुछ सोच के अंदर जाती है तो वहाँ कोई नहीं था, पर तभी उसे अचानक से अपने पीछे दरवाजा बंद होता सुनाई देता है। दरवाजा बंद होने की आवाज पर वो पलट कर देखती है तो प्रोफेसर जुनैद उसके सामने खड़े थे और उसे वही अजीब सी नजरों से देख रहे थे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी इस हरकत पर वो एकदम से घबरा जाती है, पर फिर 1-2 कदम पीछे होते हुए हड़बड़ा कर कहती है, सर आपने बुलाया था। प्रोफेसर जुनैद उसे इस तरह कदम पीछे लेता देख अपनी कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, जी आज आप मेरी क्लास में मिसिंग थे तो सोचा आपका हाल चाल पूछ लूं। ठीक है ना आप मिस सिद्दीकी। उनके कहने का तरीका बड़ा अजीब था, जैसे वो कुछ कह रहे हो और उसका मतलब कुछ और हो। पर मदिहा ज्यादा बहस किए बिना उन पर से अपनी नजर फेर कर जमीन को देखते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपके कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरी क्लास है, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो क्या मैं जा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी आवाज के पीछे छिपे बेरुखी को जानते हुए प्रोफेसर जुनैद एक कदम और उसकी तरफ बढ़ाकर उसके बिल्कुल करीब होते हुए अजीब तरीके से मुस्कुरा कर कहते हैं, जरूरी तो मुझे भी होना चाहिए आपके लिए, राइट मिस सिद्दीकी। मदिहा उसे नासमझी में देखते हुए फौरन एक कदम पीछे लेते हुए कहती है, मतलब। प्रोफेसर जुनैद उसे इस तरह घबराता देख हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरा मतलब था कि मेरी क्लास भी आपके लिए जरूरी थी, उसमें तो आपने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जितना मुझे पता है मेरे सब्जेक्ट में भी आपकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद आप मेरी कोई क्लास कैंसिल न करें या उसे इग्नोर न करें। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, और वैसे भी आप क्लास में नहीं होती तो मेरा भी मन नहीं लगता पढ़ाने में, और फिर मैं आपके लिए तो आया हूँ यहाँ। मेरा मतलब आप जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए जिन्हें पढ़ाई में इतनी रुचि और दिलचस्पी हो। सर मेरी कुछ इमरजेंसी थी इसलिए आपकी क्लास मिस हो गई, और फिलहाल आप मुझे जाने दीजिए वरना मेरी दूसरी क्लास भी मिस हो जाएगी, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी अचानक प्रोफेसर जुनैद उसकी कलाई पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो तुरंत एक झटके के साथ अपनी कलाई छुड़ाकर गुस्से में उन्हें घूरते हुए दांत पीसते हुए हल्का चिल्ला कर कहती है, आज तो आपने ये हरकत कर दी, आइंदा ऐसा कुछ करने के बारे में सोचिएगा भी मत। और हाँ, आपको क्या लगता है आपकी ये जो हरकतें मैं इग्नोर कर रही हूँ इसका मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात याद रखिए प्रोफेसर जुनैद, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिए। मैं अपने पर आई ना तो आपकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक सेकंड नहीं सोचूंगी। आज तो मुझे छूने की गलती कर दी, आइंदा इसके बारे में अपने सबसे डरावने ख्वाब में भी मत सोचिएगा, वरना आपकी जान पहले लूंगी और दफनाना कैसे है ये बाद में सोचूंगी। इतना कहकर वो उसे हल्का सा धक्का देती है। प्रोफेसर जुनैद उसकी इस हरकत पर शर्मिंदा होने की जगह टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कोई हरकत नहीं करनी है आपके साथ, बल्कि अपना बनाना है आपको, और दोनों में फर्क होता है। आई रियली लाइक यू, जब से पहली बार देखा है तब से शादी करना चाहता हूँ आपसे, बहुत खूबसूरत है आप। वो किसी पागल की तरह उसे देखते हुए ये सब कह रहा था। उसकी बातें सुनकर मदिहा गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर खुद को शांत करके आंखें खोल कर कहती है, मुझे कौन पसंद करता है कौन नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ फर्क उससे पड़ता है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। और हाँ, उस एक शख्स के दिल को बचाने के लिए मैं हजारों के दिल तोड़ने को तैयार हूँ। इस बार आपकी बेवकूफी समझकर आपको माफ कर रही हूँ, वरना अगली बार आपकी कंप्लेंट सीधा बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट में जाएगी और इसके बाद आपको यहाँ से निकालने से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो उसे घूर कर वहाँ से चली जाती है, और प्रोफेसर जुनैद उसे तब तक देखते रहते हैं जब तक वो वहाँ से चली नहीं जाती, और फिर उस तरफ देखकर जहाँ से वो गई थी खुद से कहते हैं, तुम मेरी टॉफी हो और तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगा। अभी तक सिर्फ सीधे रास्ते अपना रहा था और अब लगता है कुछ अलग करना होगा। इतना कहते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं। इधर मदिहा गुस्से में ही सीधा अपनी अगली क्लास के लिए चली जाती है। वहाँ उसे यास्मीन और सोफिया भी मिल गए थे। वो दोनों इसे इतना शांत देखकर सवाल करते हैं, पर वो तबीयत खराब होने का बहाना कर देती है। उसका मन नहीं था किसी से कुछ कहने का, उसे अभी भी प्रोफेसर जुनैद की बातें परेशान कर रही थी। ऐसे ही एक के बाद एक क्लास लेते लेते पूरा दिन खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता, और मदिहा का दिमाग आज किसी भी क्लास में नहीं था। उसके घर में बार बार प्रोफेसर जुनैद आ रहे थे और उनकी बातें उसे बेहद परेशान कर रही थी। सोफिया और यास्मीन ने भी उसे बार बार पूछने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिलहाल वो लोग अपनी कार में बैठे थे और ड्राइवर उन्हें घर लेकर जा रहा था। यास्मीन भी अपने घर के लिए निकल गई थी और सोफिया सीट से सिर लगाकर सो चुकी थी। कल रात अजहर ने उसे बहुत सताया था और अब उसे नींद चाहिए थी।
मदिया खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से कहती है, मुझे अदनान जी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। उन्हें मेरे बारे में सब पता होना चाहिए। मैं उन्हें आज ही सब कुछ बता दूंगी। हाँ, यही ठीक होगा। वैसे भी ये प्रोफेसर जुनैद कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। यही सोचती हुई अदनान को सब बताने का फैसला करती है। मदिया अपने कमरे में बैठी गुमसुम सी कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में अभी भी प्रोफेसर जुनैद की हरकतें चल रही थी। वो कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, मुझे अदनान जी से बात करनी चाहिए, वरना उन्हें अगर बाद में पता चला तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। मैं उन्हें सब बता दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर वो अपनी जगह से उठती है और बेड से अपना दुपट्टा उठाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे एक मुलाजिम मिल जाती है जो एक कप ब्लैक कॉफी लेकर कहीं जा रही थी। वो उसे रोकते हुए पूछती है, आपको पता है अदनान जी कहाँ है? बीबी जी, वो अपने स्टडी रूम में है। उनके लिए ये कॉफी लेकर जा रही थी मैं। उसकी बात सुनकर मदिया उसके हाथ से कॉफी लेते हुए कहती है, आप रहने दीजिए, मैं दे आऊंगी। उसकी बात सुनकर वो मुलाजमा भी उसे कॉफी दे देती है। वैसे भी अदनान जैसे शेर के सामने कौन जाए। मदिया भी कॉफी लेकर वहां से अदनान की स्टडी की तरफ चली जाती है। उसके स्टडी के पास पहुंचकर मदिया हल्का सा नॉक करती है। तभी अंदर से आवाज आती है, आ जाओ कपकेक। वो उसकी भनक से लेकर उसकी खुशबू, उसकी चाल सब पहचानता था, तो अब कैसे नहीं पहचानता। मदिया अंदर जाती है और कॉफी वही टेबल पर रख कर कहती है, आपकी कॉफी। अदनान उसे देखते हुए मुस्कुराकर अपनी हेड चेयर पर जरा लीन होता है और अपने हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाता है। तो मदिया भी उसके पास चली जाती है। अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, आपको क्या जरूरत थी? किसी से कह देती मेरी प्रिंसेस। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? मदिया उसके सीने पर सर रखते हुए कहती है, इतने से काम में क्या होता है? वैसे भी आप मुझे एक गिलास पानी तक तो खुद से लेने नहीं देते। पूरे घर वालों को डरा कर रखा है आपने। कोई कुछ काम का नहीं कहता मुझसे। जानते भी हैं आप कितना अजीब लगता है मुझे। वैसे भी मैं पहले कोई काम करती नहीं थी और अब तो और ही पूरा घर मेरे पीछे ऐसे घूमता है जैसे ना जाने मैं कौन सी राजकुमारी हूँ। अदनान उसकी प्यारी सी शिकायत सुनकर उसका सिर सहलाते हुए कहता है, यू आर नॉट ए प्रिंसेस बट ए क्वीन, माई क्वीन। और फिर ऐसी हालत में मैं तुम्हें जमीन पर खुद से चलने दे रहा हूँ, यही बहुत है। वरना मेरा बस चले तो मैं तुम्हें गोद में उठाए हूँ। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी तो 5 मंथ भी ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ। मेरा बेबी बम्प भी नहीं दिख रहा। इतना आराम करके बोर हो जाती हूँ मैं। तुम्हें आराम की जरूरत है। पहले इतनी बड़ी सर्जरी से गुजरी हो तुम, और ऊपर से अभी उम्र भी कम है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हें ऐसे देखकर कैसा लगता है मुझे। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कभी इतनी परेशानियां झेलने ही नहीं देता। पर क्या करे, अल्लाह ताला को भी पता है मर्दों की बस की बात नहीं है। सिर्फ औरतें ही हैं जो इस दर्द को झेल सकती हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ आई क्यों? क्योंकि इस वक्त आई हो तो इसका मतलब कुछ तो काम है तुम्हें। बोलो क्या चाहिए? उसकी बात सुनकर मदिया को याद आता है कि वो यहाँ क्यों आई थी और वो उसके सीने से अपना सर हटाकर जरा झिझकते हुए कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मदिया एक गहरी सांस लेकर बोली, वो मैं। इससे आगे वो कुछ कहती तभी स्टडी रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। अदनान अंदर आने की परमिशन देता है तो एक मुलाजिम अंदर आकर सिर झुकाए हुए बिना उन दोनों की तरफ देख के कहता है, छोटे साहब, वो हॉल में आपको सब बुला रहे हैं, कुछ जरूरी काम है और साथ में बीवी जी को भी आने को कहा है। उसकी बात सुनकर अदनान हाथ के इशारे से उसे वहां से जाने को कहता है और उसके जाने के बाद मदिया को ठीक से अपनी गोद से खड़ा करते हुए खुद भी खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमसे बात मैं बाद में करूंगा, फिलहाल हमें नीचे जाना चाहिए, लगता है कुछ इम्पोर्टेंट है। उसकी बात सुनकर मदिया भी हाँ में सिर हिलाती है तो अदनान उसका हाथ पकड़े उसे वहां से ले जाने लगता है। वो दोनों नीचे हॉल में आते तो सब वहीं मौजूद थे। ये शाम का वक्त था और सभी मजे से हॉल में बैठकर चाय का लुत्फ उठा रहे थे। और आज सभी मर्द भी ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे और महफिल सजाए बैठे थे। अदनान और मदिया को आते देख सही जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे आओ बच्चों बैठो, हमें कुछ जरूरी बात करनी है तुम दोनों से। उनके कहने पर अदनान अजहर के बगल में जाकर बैठ जाता है और मदिया भी सूफिया और उम्मीद के पास जाकर बैठ जाती है। अदनान बेटा, हमने तुम्हारे और मदिया के हवाले से कुछ सोचा है। देखो तुम दोनों का निकाह तो ऐसी जल्दबाजी में हो गया था ना किसी को खबर मिली, ना कोई दावत हुई, ना कोई शरीक हो पाया। सूफिया और अजहर के निकाह में तो फिर भी सब लोग आ गए थे, और तुम्हारे निकाह की तो अभी खानदान वालों को ठीक से पता तक नहीं, फिर किसी और को तो क्या ही कहे। अब तो मदिया माशाअल्लाह से पेट से भी है। हमने सोचा है कि उसका 5वां महीना लगने से पहले तुम दोनों का और साथ में सूफिया और अजहर का वलीमा कर दें, ताकि हम भी अपनी तरफ से पूरी तरह फ्री हो जाएं। और फिर बच्चा होने के बाद तो लोग अलग अलग तरीके की बातें बनाने लगते हैं, माशरे में भी और खानदान में भी। इसलिए बेहतर यही है कि एक अच्छा से रिसेप्शन कर दिया जाए। और वैसे भी सूफिया और अजहर का भी रिसेप्शन नहीं हुआ था। रुखसार जी बोली, हाँ मुझे भी यही बात सही लग रही है। और फिर वैसे भी मदिया के तो 3 महीने बाद इम्तिहान है, इसकी डिग्री भी पूरी हो जाएगी।
उसके बाद अगर वो आगे पढ़ना चाहे तो डिलीवरी के बाद पढ़ ले, और हमने तो पहले भी सोच रखा था उसकी डिग्री होने के बाद रिसेप्शन पार्टी करेंगे, तो 3 महीने पहले से ही। जमाल जी बोले, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। और फिर बच्चा होने के बाद तो लोग अलग अलग तरीके की बातें बनाते हैं, पर जब आधी दुनिया को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता ही नहीं है तो फिजूल बातें तो बनाएंगे ही। हम कितने लोगों का मुंह बंद कराएंगे। इससे अच्छा तो रिसेप्शन पार्टी कर दी जाए और निकाह का कह देंगे कि कोई मजबूरी के चलते हमने पहले ही कर लिया था और रुखसती भी हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है अदनान बेटा? सही जी बोले। अदनान जो अभी तक खामोशी से सब कुछ सुन रहा था, एक गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए कहता है, कपकेक कभी कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी भागदौड़ कर पाएगी। मुझे नहीं लगता कि हमें अभी किसी तरह की पार्टी करनी चाहिए, और रही बात रिसेप्शन की तो बाद में हो जाएगी, और कौन क्या सोचता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी ने मेरी बीबी के बारे में कुछ कहने की कोशिश की तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं उसे कैसे चुप कराऊंगा। आप लोग फिक्र ना करें। उसके बाद सुनकर सही जी चिढ़ते हुए कहते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम सब हैंडल कर सकते हो, पर फिलहाल यहाँ अपनी बीबी से भी पूछ लो। यह जिंदगी भर तुम ही उसके हवाले से फैसले करते रहोगे। मदिया बेटा तुम बताओ, क्या तुम चाहती हो रिसेप्शन हो? और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए कोई मेरी बहू के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने ये इतने हक के साथ पूछा था कि मदिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सच तो ये था कि अभी उसका भी रिसेप्शन का कोई मूड नहीं था, पर वो इस तरह सारे घर वालों को मना नहीं कर सकती थी। और फिर सोफिया और अजहर का रिसेप्शन भी उनकी वजह से रुका हुआ था, इसलिए कुछ सोचते हुए कहती है, तायब्बू मैं भी चाहती हूँ कि रिसेप्शन हो जाए। और फिर बहुत दिन से कोई फंक्शन नहीं हुआ, काफी बोरिंग बोरिंग लग रहा है। और अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर हम अभी रिसेप्शन कर लेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी तरफ से तो हाँ है, बाकी आप लोग देख लीजिए। सहज इसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहते हैं, वाह इससे बेहतर और क्या होगा। अब जब मदिहा बेटी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो रिसेप्शन अभी ही होगा। एक काम करो, 2 दिन बाद की तारीख रख लो और सबको इनविटेशन भेजना शुरू करो। शहर का हर जाना पहचाना इंसान यहाँ होना चाहिए। पर आपको नहीं लगता हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? इतने कम वक्त में तैयारी कैसे होगी? और फिर दोनों बच्चियों के कपड़े, ज्वेलरी, इतना सारा काम है। सिफा जी बोली, भाभी आप मत कीजिए, हम सब है ना, सब हो जाएगा। और फिर इतने मुलाजिम भी तो हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे रियान कहाँ है? काफी टाइम से देखा नहीं मैंने उसे। सुबह जल्दी चला जाता है, रात को देर से आता है, और फिर अचानक इस तरह ऑफिस के काम में इतना डूब जाना ठीक है ना? वो जमील जी बोले, जी भाभी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो उसने अचानक से ऑफिस ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया, पहले तो उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और फिर इतने वक्त से तो बिल्कुल अलग सा हो गया है। सब ठीक है ना? नाजिया जी बोली, हाँ मुझे भी कुछ ठीक तो नहीं लग रहा, आज सोच रहा हूँ उससे बात करूँ। सही जी बोले। उनकी बात सुनकर अदनान जो अभी तक खामोश था कहता है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है अब्बू, मैं बात करूंगा उससे। और अब अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और बाकी सब दोबारा रिसेप्शन की तैयारी की बातें करने में मसरूफ हो जाते हैं। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू।